नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मेरे प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी के 11th नंबर पार्ट है और प्रत्येक पार्ट में आपको पता है 15 बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपना परिवार है, अवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों। और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। राष्ट्रहित में शिक्षक की बात करते हैं, फ्री नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम पे सर्च करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह पर बल देती है। दोस्तों, जो एनसीएफ 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2005 है, यह अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह बल देती है किस पर? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अन्वेषण पर बल देती है, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा करने पर, या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। किस पर करती है? ये तो साफ साफ दे दिया गया कि एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। क्यों बल देती है? क्योंकि वह, अब इन ऑप्शनों में से आपको सभी बताना है क्यों बल देती है, इसका रीजन क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर बल देती है, इसलिए अधिगम के रचनावादी उपागम पर भी बल देती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर बल देती है। गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, ये जो गणित में चयनित विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाया जाए, या गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, या शिक्षार्थियों के तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेना, या निम्न उपलब्धकर्ता के लिए गणित पाठचर्या अलग चाहिए। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपका जवाब, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 पर बल देती है। किस पर बल देती है दोस्तों? तो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। क्या है? गणित में सफलता जो है प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। आप जबकि नियुक्त होगी, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं बनेंगे, तो आपने पढ़ा होगा एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, कि इसके अनुसार जो है गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। क्या करना है? बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। पूर्व धाराओं की उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन तर्क के बच्चे के संशोधन का विकास करने में, या आपका वर्गमूल व घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, या स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय का निरूपण व उनका सत्यापन, या शब्द समस्याओं की रेखीय समीकरण के अनुदित करने की। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण धाराओं की उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप में चिंतन तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने में, ये आपका गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। आपको पता है एनसीएफ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अवश्य। और एनसीएफ वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत थोड़ा कठिन होते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी क्वेश्चन होती है इनमें। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है कि स्कूलों में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना, या आपका बी ऑप्शन स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्यों अंकगणित पढ़ना और
उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ना, या आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य की परिकलन सिखाना या उच्चतर मापन सिखाना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा कि एनसीएफ 2005 जो है आपका रूपरेखा है, ये किसके अनुसार है, तो स्कूलों में गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य का संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्या प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। कौन सा एक निश्चित तरीका निहित है? उसे पढ़ाने की विधि, या आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, या पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन तय करता है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने के एक निश्चित तरीका निहित है। किस पर निहित है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे तो आपके दोस्तों कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास पर निहित है। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने के एक निश्चित तरीका है, तो किस पर निहित हो जाएगा? कक्षा के लिए चुने हुए क्रियाकलाप एवं अभ्यास पर निहित हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं, नमन स्वीकार कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, और इस प्रश्न का ओपिनियन, इस प्रश्न का फीडबैक आपके माध्यम से चाहेंगे। और अंत में दोस्तों 15 में से आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, अगर आपका 10+ है तो बहुत ही अच्छी बात है, सभी लोग कमेंट करेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, या बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। जो बच्चे की चिंतन की प्रक्रिया है उसको गणितीयकरण करना, यह गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार जो है विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन व अनुभवों के रूप में देखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते हैं और हल करते हैं, और या सूत्रों एवं एल्गोरिदम को याद करते हैं। अब आपका कमेंट क्या होगा कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे दोस्तों क्या है, सूत्रों एवं एल्गोरिदम को याद करते हैं। जहां बच्चे सूत्र और जो एल्गोरिदम होता है अगर उसको बच्चे याद करते हैं तो इस लक्ष्य के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि याद करना, कंठस्थ करना सभी लोग जानते हैं ये हमारे गणित में नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आइए देख लेते हैं कि एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देकर, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को वर्ष में शामिल करना, या दोस्तों गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, या मेरे प्यारे मित्रों विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्यपत्रक देना। तो एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, लेकिन इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यानी चिंतन और तर्कना का एक तरीका है, यह किस दृष्टिकोण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो यह दृष्टिकोण यही है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों को जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को वर्ष में शामिल करना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जो हैं
लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपकी नियुक्ति हो गई, आप अध्यापक अध्यापिका बन गए मेरे सभी प्यारे मित्र। जब आप लोग कक्षा में जाएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है, और आपकी कक्षा में देखेंगे कि विद्यार्थी कुछ जो है, आप देखेंगे कि लगातार गणित की जो परीक्षा आप लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उन परीक्षाओं में क्या बच्चे कुछ उनका प्रदर्शन जो अच्छा नहीं रहता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या कर सकते हैं कि उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे, अच्छा न करने के लिए परिणाम को समझाएंगे, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, या कारणों का निदान करेंगे और उपधारी कदम उठाएंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट आ चुका है दोस्तों कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी अगर लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के रूप में कारणों का निदान करेंगे और उपचारी कदम उठाएंगे। यहाँ पे धारी नहीं है, क्या है, उपचारी कदम आएगा, उपचारी कदम आप उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। गणित में दुष्टता के लिए निम्न में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं होता है। नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है कि गणित में जो दुष्टता होती है उसके लिए कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं होगा। देखिए पाठ्यक्रम, देखिए गणित में दुष्टता के लिए पाठ्यक्रम उत्तरदायी हो सकता है, विषय की प्रकृति उत्तरदायी हो सकती है, परीक्षा की पद्धति उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन लिंग यहाँ पे उत्तरदायी नहीं हो सकता है। गणित में दुष्टता के लिए आपका दोस्तों क्या है, लिंग जो है यहाँ पे उत्तरदायी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, जो गणित की अगर अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो उसमें क्या बहुत सारे प्रमेय और उनकी उपपत्ति होती है, अभ्यास प्रश्न होते हैं, या आपके समन्वेषण के लिए प्रश्न होते हैं, या हल किए उदाहरण होते हैं। तो जो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकें होती हैं बच्चे के लिए, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, फीडबैक करेंगे, लगातार फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। सिलेक्शन 101% दोस्तों प्योर एंड श्योर है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे दोस्तों आपके हल किए उदाहरण होते हैं। जब हल किए उदाहरण एग्जाम्पल होते तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को अच्छे इस टाइप से हल किया जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर, ठीक है, वहाँ पे आपके एग्जाम्पल होते हैं विद सॉल्यूशन। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या हो। जो गणित में प्रश्न रखना है इसका अर्थ क्या होता है। विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, या कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, या प्रश्न को हल करना। सभी मेरे प्यारे में शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है। तो गणित में प्रश्न रखने का अर्थ होता है कि विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। क्या होगा, विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना गणित में प्रश्न रखने का अर्थ हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों समस्या प्रस्तुत शिक्षण के एक तरीकों को संदर्भित करता है जो कि मुक्त उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण सोच पर जोर देता है। फ्रायर ने बैंकिंग शिक्षा के विकल्प के रूप में समस्या प्रस्तुत का इस्तेमाल किया, जो शिक्षा का पारंपरिक मॉडल है। गणित में समस्या प्रस्तुत करने का अर्थ सामग्री से समस्याएं पैदा करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। पहली बात तो ये जानना कि बीजगणित में पहलू महत्वपूर्ण है, जब आपको पता होगा तभी आप लोग बता पाएंगे कि नहीं है, ठीक है। जब आपको हाँ वाले पता होगा तभी आप ना वाले बता पाएंगे। तो हाँ वाले जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक क्लास, हर एक प्रैक्टिस सेट अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस परिवार को विजिट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मदद करता है, ठीक है। आपके लिए नोट्स, ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ नोट्स प्रोवाइड करवाता है। तो आप लोग इस शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करते रहें। कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यीकरण, मानचित्रण, माप, क्रम परिवर्तन। दोस्तों हम बीजगणित की अगर बात करें तो देखिए सामान्यीकरण महत्वपूर्ण होता है, एक है मानसिक चित्रण हो गया, क्रम परिवर्तन। लेकिन बीजगणित में जो है यहाँ पे पहलू जो है, तो बीजगणित में माप पहलू जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि मापन दोस्तों बीजगणित के एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। मापन एक वस्तु या घटना की विशेषता के लिए एक संख्या का असाइनमेंट है जिसकी तुलना अन्य वस्तुओं या घटनाओं के साथ की जाती है।
तो बीजगणित में आपका एक मापन जो है पहलू, महत्वपूर्ण पहलू नहीं होगा। अगला प्रश्न इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे। ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना संकेत करता है। अगर ज्यामिति में जब हम लिखते हैं ना कि इस उत्पत्ति लिखते होंगे, जब प्रमेय ये सारी चीज़ें उत्पत्ति लिखते हैं, तो जब आप उत्पत्ति लिखते हैं तो जो आप ये उत्पत्ति लिखते हैं तो ये लिखना संकेत क्या करता है कि द्विस्तंभी तालिका को जिसमें अभिग्रहित और निगमन है, किसी आकृति को खींचने के पद को, या कथन के तर्क या औचित्य को, या ज्यामितीय प्रश्न के वर्ण को। तो ज्यामिति में उत्पत्ति लिखना, आपकी जो ज्यामिति है उसमें उत्पत्ति लिखना दोस्तों क्या संकेत करता है? वह संकेत यह करता है कथन के तर्क या औचित्य को संकेत करता है। अब आ गया आपका मॉक क्वेश्चन। इस मॉक क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि मॉक क्वेश्चन क्या है कि गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। हो सके तो स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद आप शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुपों में, और इस क्वेश्चन का आंसर भी जान सकते हैं, दूसरों का भी लेवल चेक कर सकते हैं। तो गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है? समतल, बिंदु, रेखा, चतुर्भुज के विकर्ण। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का इस क्लास के सेशन को एंड तक देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए, हर एक क्लास अटेंड करने के लिए, इस परिवार को विजिट करने के लिए। इस परिवार में सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं, क्योंकि शिक्षक वे होते हैं राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होते हैं दोस्तों। और शिक्षक को मैं महान मानता हूँ कि शिक्षक और गुरु वे होते हैं जो कुछ लेते नहीं हैं बल्कि देते हैं। बालकों से कुछ नहीं लेते हैं, बालकों को देते हैं, ज्ञान देते हैं, ज्ञान शेयर करते हैं। तो सभी लोग इसीलिए दोस्तों पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा हमेशा व्यक्ति को प्रकाशमय बनाती है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं, आपके माध्यम से किसी व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, तो बहुत ही बड़ा यह गर्व है, सबसे बड़ा यह काम है दोस्तों। राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी लोग शेयर करते रहें, इस परिवार को शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।